तो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का पहला चैप्टर का नाम है भौतिक जगत और पहली हेडिंग है इसकी विज्ञान। अगर आपको पहले 12th क्लास पढ़ाया जाए, फिर 10th क्लास पढ़ाया जाए, फिर 6th क्लास पढ़ाया जाए, फिर 4th, फिर नर्सरी, कैसा रहेगा? आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसी तरीके से विज्ञान होती है। विज्ञान क्रम से बंधा हुआ एक ज्ञान जो सुव्यवस्थित होना चाहिए, यानी कि अगर प्रकाश पढ़ रहे हैं तो प्रकाश के ही क्वेश्चन आने चाहिए। ये नहीं कि कोई भी लेसन है, कोई हेडिंग कहीं से, फिर कहीं ऊष्मा की आ रही, कहीं न्यूटन के नियम आ गए, फिर बीच में। तो क्रम से बंधा हुआ सुसंगठित और सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। डेफिनेशन होगी किसी विषय के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। दूसरी हेडिंग है हमारी भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। बात करते हैं द्रव्य और ऊर्जा की, तो वह प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, टेबल, बाइक, दरवाज़ा, घर, छोटी से छोटी चीज़, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सूक्ष्म कण, बड़ी से बड़ी चीज़, पृथ्वी, सूर्य, गैलेक्सी, ये सभी क्या है? द्रव्य। ऊर्जा किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कोई गाड़ी 1 लीटर में 50 किलोमीटर जाती है, कोई 40 किलोमीटर, कोई 80 किलोमीटर भी चली जाती है। तो सबके कार्य करने की क्षमता अलग अलग है। इसी प्रकार से आगे पढ़ेंगे हम लोग आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। तो आइंस्टीन ने अपने संबंध में बताया कि आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इस आधार पर आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य संबंध स्थापित किया। यह संबंध है E बराबर mc। इसे इन्हीं के नाम पर आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं। यहाँ पर E पदार्थ की ऊर्जा, m उसका द्रव्यमान और c प्रकाश की चाल है जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बलों के बारे में। तो हम 4 मूल बलों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस संसार में जितने भी बल हैं वो इन्हीं 4 बलों से उत्पन्न होते हैं। तो इनका नाम है, पहला बल है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल और चौथा है दुर्बल नाभिकीय बल। तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं 2 द्रव्यमान कणों के मध्य m1 और m2, किन्हीं 2 द्रव्यमान कणों के मध्य, मान लीजिए इनके बीच की दूरी r है, लगने वाला आकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर ये समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा, वो कांस्टेंट होगा g, m1 m2 अपॉन r। इसे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का नियम कहते हैं, जहाँ g सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसे हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। दूसरा बल है हमारा विद्युत चुंबकीय बल, जिसे हम प्राप्त करते हैं कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के आधार पर। आवेश के बारे में हमने 10th क्लास में पढ़ा है। तो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट लगेगा। इस बार कांस्टेंट होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r²। इस नियम को हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, पहले चैप्टर में है। एप्सिलॉन नॉट को वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद है प्रबल नाभिकीय बल। तो नाभिकीय परास यानी कि 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या का क्षेत्र नाभिकीय परास में नाभिकीय कणों के मध्य, नाभिकीय परास में नाभिकीय कणों के मध्य कार्य करने वाले
बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि चारों बलों में सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। 10⁻⁻15 मीटर से अधिक दूरी पर इसका प्रभाव खत्म हो जाता है, लेकिन 10⁻⁻15 मीटर के अंदर जहां ये कार्य करता है वहां पर अन्य सभी बल प्रभावहीन हो जाते हैं। अगला और लास्ट बल है हमारा दुर्बल नाभिकीय बल। कुछ विशेष नाभिकीय अभिक्रियाओं जैसे रेडियो एक्टिव क्षय, बीटा क्षय, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में रूपांतरण, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण आदि में ये बल प्रकट होता है, या आदि में जो बल प्रकट होता है उसे दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। अब आप कहेंगे रेडियो एक्टिव क्षय, बीटा क्षय, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम बस इतना ही जानेंगे कि इन घटनाओं में जो बल उत्पन्न होता है उसे दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। तो इनकी आपेक्षिक प्रबलता के बारे में हम आपको बता देते हैं कि अगर चारों बलों में क्रम से हम लिखते हैं कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, कौन कम शक्तिशाली है, तो हम एक एक करके लिखेंगे। पहले गुरुत्वाकर्षण बल, उसके बाद दुर्बल नाभिकीय बल, उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल और फिर प्रबल नाभिकीय बल। यह सबसे कम शक्तिशाली होता है, उसके बाद दुर्बल नाभिकीय बल, उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल और सबसे अधिक शक्तिशाली होता है प्रबल नाभिकीय बल। उनकी आपेक्षिक प्रबलता लिखेंगे तो अगर इसकी वैल्यू 1 हो तो इसकी वैल्यू होगी 10⁻25 टाइम्स इन कंपेयर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और विद्युत चुंबकीय बल होगा 10⁻36 गुना गुरुत्वाकर्षण बल से, और प्रबल नाभिकीय बल होगा 10⁻38 गुना। तो ये हो गए चारों बल। बाकी बचे हुए कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।